नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से। लिखा हुआ है, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ये प्रश्न आरआरबी जेई का पूछा हुआ है 30/5/2019 में। दोस्तों देखिए, इसे कैसे लगाएंगे। लिखा हुआ है, ध्यान से सवाल पढ़िए। इनमें से कौन सी संख्या, कौन सी वर्ग संख्या, ठीक है ना, ये सब हमारे परफेक्ट नंबर लिखे हुए हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी हुई हैं। और इसके बाद बोला है दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों 81, अगर इसका लेते हैं 81 का, दोस्तों अगर वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा 9 होता है। 9 को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में क्या लिख सकते हो? 9 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 + 7 हमारा क्या होता है? 9। ये दोनों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा गया है योग के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, हमें नहीं वाला बताना है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे 9 को तो हम 5 और 4 में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, यानी अभाज्य संख्याओं वाला पेयर हमें सोचना है, इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसमें लिखा जा सकता है। आगे देखिए, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए ऐसा हमने किया है। 49 की बात अगर करते हैं दोस्तों, 49 का वर्गमूल होता है 7। 7 को हम फिर से 2 और 5 के योग के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये भी हमारा अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं 121 की, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर 121 की बात करते हैं, ये वर्गमूल होता है हमारा 11 का। 11 को दोस्तों जब भी हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 11 को हम लिख सकते हैं 3 + 8 लिख सकते हैं, 3 + 8 लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी हमारी अभाज्य संख्या 8 नहीं होती है। और किस तरीके से लिखा जा सकता है दोस्तों? 11 को हम 5 और 6 में जब लिखेंगे तो भी हमारी ये अभाज्य संख्या 6 नहीं है, सम संख्या होती है। क्वेश्चन में बोला गया अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। और किस तरीके से लिखा जा सकता है? 11 को एक तरीके से और लिख सकते हैं, 7 और 4 लिख तो सकते हैं, लेकिन 7 हमारा अभाज्य है, 4 हमारा भाज्य है, सम संख्या है, इसलिए बिल्कुल यहीं से। अब इसके अलावा 3 प्रकार के अलावा कोई चौथा प्रकार अगर आपके दिमाग में हो तो बताइएगा। हाँ, अब कहोगे कि 10 और 1 लिख सकते हैं, 10 और 1 लिखोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। 10 भी हमारा सम संख्या होता है, हमें लाना था अभाज्य संख्या के रूप में। यहीं से हम श्योर हो गए कि 121 जो हमारी संख्या है, इसको हम दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बाकी सभी को हम लिख सकते हैं। अगर 144 की बात करते हैं तो इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो 12 आएगा। 12 को आप लिख सकते हैं 5 + 7, कितना लिख सकते हैं? 5 और 7। समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए, इस प्रश्न का जवाब तीसरा होगा। अगला प्रश्न लगाइए। यहाँ पर देखिए, हमारा लिखा हुआ है प्रश्न 127 नंबर। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है तो संख्या बताइए। सभी लोग इसको लगाइए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए क्या होगा। 127 नंबर, इसको बाई अगर ऑप्शन से लगाएंगे ना तो तेजी से लग जाएगा। अगर आप एक्स मान के लगाएंगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये तो 100% सत्य है, लेकिन उससे टाइम फील होगा। हमें टाइम की भी बचत करनी है। एग्जाम, हमें कम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम का खेल है, टाइम की बचत करनी है। चलिए बाई ऑप्शन से लगा के देखते हैं। पहले ऑप्शन को पकड़ते हैं 5। लिखा हुआ किसी संख्या, संख्या हमने मान लिया 5, इसके वर्ग का 3 गुना। 5 का दोस्तों वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 5 अगर हमने संख्या लिया है, इसका वर्ग करेंगे तो बच्चा बच्चा जानता है 5 का वर्ग होता है 25। 25 का दोस्तों 3 गुना कह रहा है तो 3 गुना हम कर देंगे, यानी 75 हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। 75 हमारा आ गया। आगे बोला, ये तो कंडीशन हमारी हो गई। आगे लिखा हुआ है गुने से संख्या का फिर 4 गुना, यानी संख्या जो हमारा लिखा हुआ है ना, संख्या तो हमारी 5 है। 5 का 4 गुना दोस्तों कितना होता है? 4 पंचे 20 होता है। कितना होता है? 5 का 4 गुना यानी 20। कह रहा है घटाने पर अगर घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 75 में 20 घटाएंगे तो 50, यानी अधिक आता है। बिल्कुल बात सही है। इसके पास 75 रुपया हैं, इसके पास 20 रुपये हैं, बिल्कुल 50 रुपये, यानी यही हमारा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया। हम टिक कर देंगे ए नंबर, ठीक है ना। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बाई ऑप्शन से लगा देंगे तेजी से। 127 नंबर हो चुका है। 128 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग की बात हो रही है, ठीक है ना। अब इसका देखिए दोस्तों, इनका तेजी से अगर आप वर्गमूल निकालेंगे, कहीं ना कहीं जिसका निकल आएगा पूर्ण रूप से वही हमारा पूर्ण वर्ग होगा, और जिनका नहीं निकलेगा वही हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2025 लिखा हुआ है, 2025, ठीक है ना, पहला वाला। इसको जब निकालेंगे दोस्तों तो ये 45 का स्क्वायर होता है, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 45 आएगा। निकाल के देख लीजिएगा।
चलिए दोस्तों, अगर हम ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी की बात करते हैं, ठीक है ना, बी बी हमारा कितना लिखा हुआ है, 16,641 लिखा हुआ है। इसका वर्गमूल दोस्तों निकालेंगे तो 129 आएगा। आप निकाल के तेजी से चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1250 का, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, आप घर में करके चेक कर लीजिएगा। लेकिन 9801 हमारा 99 होता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 99। इसका जो सही आंसर जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 128 का सी होगा। ये हमारा जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा, बाकी सभी के पूर्ण वर्ग निकल आएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 129 नंबर लिखा हुआ है, इनमें से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है, ठीक है ना। 129 नंबर देखिए कैसे लगाएंगे, ये भी हमारा प्रश्न आरआरबी जेई 26/6 तारीख को पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों कैसे लगाएंगे देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, इन सवालों को हमेशा कोशिश किया करिए बाई ऑप्शन से लगाने की, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर आएगा। 41 को अगर हम लेते हैं ना तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, जोड़ने पर देखा तो 41 हमारा प्रकट हो गया। इसका मतलब दो वर्गों का योग नहीं है, पूछा गया है ना दो, ये तो है भैया, ये है। चलिए 13 की अगर हम बात करते हैं, 13 की, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा 13 की अगर दोस्तों बात करते हैं तो 13 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, यानी ये भी 13 आ गया वर्ग करने पर, ठीक है ना, वर्गों का योग पूछा गया। चलिए 23 नंबर दोस्तों, अगर आप थोड़ा भी सेंस लगाएंगे 23 हमारा बिल्कुल कैसा टूटेगा ही नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन इसको हम कर सकते हैं, 37 को 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 37। इसका जो सही जवाब होगा लिखा हुआ है, कौन सा वर्गों का योग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़े तो फिर से प्रश्न मिल गया 130 नंबर, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। अभी तक पहले वाला पूछ रहा था कौन सा नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा पूर्ण वर्ग है। कोई बात नहीं, निकाल के देखिए। 9801 दोस्तों अभी हमने जस्ट बताया थे 99 का होता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 99। यहीं से आंसर हमारा सेट हो गया, इनको निकालने की जरूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी का परफेक्ट नंबर आएगा ही नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 131 नंबर लिखा हुआ, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा, ठीक है ना। सवाल को ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है कोई भी संख्या है उसके वर्ग का अंतिम अंक अगर 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, केवल 9, 1 या 9, कोई भी विषम संख्या, केवल 1। चलिए दोस्तों चेक करते हैं, यहाँ पर अगर अंतिम अंक अगर 1 है, ठीक है ना, 1 या 9 की बात कर रहा है, यहाँ केवल 9। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर दोस्तों अगर हमने मान लो संख्या अगर 9 ले लिया, क्या संख्या ले लिया, 9। 9 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 का वर्ग करेंगे 81 आएगा। बोला है इनके वर्ग का अंतिम अंक, देखिए अंतिम अंक 1 आया कि नहीं आया। आगे लिखा हुआ है उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा, अगर 9 का अगर हम घन करें, 9 का घन का मतलब होता है 9 की पावर 3। इसका दोस्तों घन करेंगे 729 आएगा। अब अंतिम अंक क्या आया, 9 आया, ठीक है ना। मतलब किसी संख्या का वर्ग करने का अंतिम अंक अगर 1 है, घन करेंगे तो 9 आ गया, यानी 1 भी आया 9। तो पूछा गया उसके घन का अंतिम अंक 9 आया कि नहीं आया। मतलब अगर संख्या अगर 9 लिया, इसका स्क्वायर किया यानी वर्ग किया 81, 81 का अंतिम अंक 1, यानी पहली कंडीशन बिल्कुल सही हो रही थी। आगे लिखा उसके घन का, अब घन किया तो 9 आया, यानी 9 आया। चलिए अब दूसरा नंबर क्या लें, ऐसा कि उसका स्क्वायर करें ना तो आखिरी नंबर 1 आना चाहिए। चलिए 11 नंबर ले लेते हैं। 11 का अगर हम स्क्वायर करेंगे ना तो 121 आएगा। यहाँ पर देखिए 1 है कि नहीं है, लास्ट में बोला है अंतिम अंक, मतलब कोई भी संख्या लेना है उसका वर्ग करना है, ठीक है ना। वर्ग का अंतिम अंक देखिए 1 आया कि नहीं आया। आगे लिखा हुआ इसी संख्या का अगर क्यूब करें, 11 का दोस्तों क्यूब करेंगे तो आपका आएगा कितना आएगा, 1331 आएगा। कितना आएगा, 1331, यानी 11 का क्यूब हमारा आया 1331, ठीक है ना। इस चीज को आप बिल्कुल समझ गए होंगे। 1331 में देखिए अंतिम अंक 1 आया, यानी जब हमने 9 लिया अंतिम अंक कितना आया था दोस्तों, क्यूब करने पर 9 आया। लेकिन जब 11 लिया इसका वर्ग करने के बाद फिर क्यूब इसी नंबर किया 1, यानी 9 भी आ सकता है 1, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा 1 या 9। बस हो गया, बाई ऑप्शन से लगा लेंगे, तेजी से हमारा लग जाएगा। चलिए 132 नंबर देखिए, लिखा हुआ है दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करिए। जब भी दोस्तों सवालों में पूछे योगफल दिया हो, अंतर दिया हो
और वर्गों का अंतर अगर पूछ लेना तो आपको करने का जो संख्या लिखा है ना 25 और 3, इन्हीं का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 और 3 का दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 75। देखिए 75 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा आपने क्यों किया, चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम बता देते हैं। अगर हम दो संख्याएं मान लेते हैं ए और बी हैं, यानी ए प्लस बी का योगफल दिया हुआ था 25। इस चीज़ को आप डायरेक्ट अगर याद रखेंगे तो आपका टाइम फिल होगा, टाइम फिल नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जब भी कहे दो संख्याओं का योगफल और अंतर दे, उनके वर्गों का अंतर पूछे, तो उनका योगफल अंतर का आपस में मल्टीप्लाई ही उसका वर्गों का अंतर होता है। ठीक कैसे होता है देख लीजिए। योगफल दिया था 25, अंतर दिया था दोस्तों a माइनस बी यानी 3। क्वेश्चन में बोला गया संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर का मतलब होता है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा गया है। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, आप लोगों ने पढ़ा है। यही तो हमें वैल्यू दिया है, इन्हीं का मल्टीप्लाई तो कर ही रहे थे, वही हमारा आंसर आ गया 75। आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 133 नंबर, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग पूछा गया 100 और 200 के बीच में। आप देखिए 100 और सभी लोग बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कितना होगा, ठीक है ना। आप देखिए 100 और 200 के बीच में हमारा, इसके बीच में 121 नंबर आएगा, वो 11 का होता है। इसके बाद हमारा 144 आएगा, वो 12 का होता है। ये 11 का वर्गमूल होता है, ये 12 का होता है। इसके बाद 169। आप दोस्तों जितना वर्गमूल आपको याद होगा तेजी से उतना जल्दी से कर लेंगे। 196 आपको पता है किसका होता है, ये 14 का होता है। किसका होता है, 14 का। बस हमारा काम यहीं से खत्म हो गया। तो पूछा गया कितने पूर्ण वर्ग हैं, हम बता देंगे 4 हैं हमारे। इनके बीच में सिर्फ यही 4 संख्याएं आएंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी, परफेक्ट नंबर होंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहना चाहता है। लिखा हुआ है 4042 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। 134 नंबर। अब देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल हो, आपको तेजी से क्या करना है, तेजी से क्या करना है, 4042 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा। क्या करेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल निकालना आपको आता ही होगा, दो दो के लास्ट से पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जाएगा 6 गुणे यानी 6 छरंग 36, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं। 10 में 6 गया 4, ठीक है। जिसको अगर ये निकालना नहीं आएगा तो वो नहीं कर पाएगा। 6 6 इनको जोड़ के लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 12 त्रिका 36 3 बार जाएगा। 3 यहाँ पे लिखते हैं, फिर गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 एक कम 3। दोस्तों घटाएंगे, 12 में 9 गया तो 3 आएगा, ठीक है ना। 11 में 6 गया तो कितना आएगा, 11 में 6 गया 13, 13 में 6 गया 7, यानी 73 आ गया। कितना आ गया, 73, ठीक है ना। हमें रिमाइंडर से लेना देना नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब था जो हमारा ये भागफल पे आया है, जो हमारा ये आया है वर्गमूल, यानी 63 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। 63 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, इसके नेक्स्ट वाला नंबर यानी पॉइंट को छोड़ के नेक्स्ट, इससे कम नहीं लेंगे। मान लीजिए इसका वर्गमूल जो भी होगा 63 पॉइंट समथिंग होगा ना, हमें पूर्णांक में लेना है। 63 पॉइंट को लेके हम 64 ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 64 ले लेंगे। अब यही हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बनाएगी, इसके आगे चलेंगे पीछे नहीं चलना है। 64 गुणे दोस्तों 64 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4096। कितना आएगा, 4096। ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 4096, 4042, ये इससे कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, अगर आप घटाएंगे तो आपका निकल के आएगा 54। इसका मतलब इस संख्या में 54 जोड़ देंगे तो हमारा 4096 प्राप्त हो जाएगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा दूसरा, यानी बी नंबर। समझ गए होंगे आप सभी लोग। जब भी इसका इसका निकालने के बाद जो नंबर आए पॉइंट में जाए, क्योंकि यहाँ डेसिमल में आएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक नंबर बढ़ा के यानी 63 पॉइंट आया, पूर्णांक में ले लेंगे 64। इसी का 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आएगा इससे आप कंपेयर करके बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ 135 नंबर, संख्या 1,37,592 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष न बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो, भागफल का घनमूल ज्ञात करिए। जब भी इस टाइप का सवाल आए, ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है 2018 के एग्जाम में। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ये जो संख्या हमारी लिखी हुई है ना 13, 75 और कितना 92, सबसे पहले इसका हम इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे, ठीक है ना। आपने फैक्टर करना जरूर सीखा होगा, आपने किया भी होगा इसके पहले। तेजी से इसके हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे।
फैक्टर करने के बाद जितना आएगा, ठीक है ना। अब इसके गुणनखंड आप कर लीजिएगा, बाकी हम आपको बता देते हैं गुणनखंड हमारे इसके कौन कौन से आएंगे, आप घर पे कर लीजिएगा। इससे गुणनखंड आपके आएंगे 2 × 2, ठीक है ना। अब फिर कितना आएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 × 3, आप घर पे कर लेंगे इस तरीके से, 2 से काटेंगे जितना आए। आप घर पे करिएगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो टाइम काफ़ी फिल हो जाएगा, ठीक है ना, वीडियो बहुत लंबा पहुंच जाएगा। 3 × 3, इसके बाद दोस्तों 7 × 7 इस तरीके से आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको इसके निकाल लेना है, इस तरीके से निकाल लेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। 2 3 बार आएगा, 3 बार, 3 भी हमारा 3 बार आएगा, 7 हमारे 2 बार आएंगे, एक बार फिर 13 भी आएगा, ठीक है ना। आप घर पे निकाल लीजिएगा, आपका निकल आएगा, गुणनखंड निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकल आएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करते चले जाना है, जिस जो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए उसी को हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। क्या पूछा गया, भागफल पूर्ण घन हो, ठीक है ना, घन की तरफ बढ़ना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 त्रिका 72, 72 त्रिका होता है 216, यानी 216 आ गया। इसके बाद हमारे पास संख्याएं अभी और बची हुई हैं, 7 × 7, ठीक है ना। क्या बचा हुआ है, 7 × 7 × 13, ठीक है ना। ये भी बचा हुआ है, 7 × 7 अगुड़े कितना है 13, ये भी बचा हुआ है। हमें देखिए पूछा गया भागफल जो है पूर्ण घन होना चाहिए, हमें पता है 216 हमारा किसका होता है, घनमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। यानी ये जो 7 × 7 और 13 है ना, ऐसा करते हैं, इनका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 × 7 यानी 49 होता है, 49 × दोस्तों 13 करेंगे तो हमारा आएगा गुणनफल 637, कितना आएगा 637। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना नहीं है, बस यहीं से अगर आपका घनमूल वाली संख्या अगर निकल आई, आप अगर इससे भाग देंगे ना 637 से, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और भागफल हमारा 216 आएगा, उसी घनमूल पूछा गया है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा। इस तरीके से करना है। कहने का मतलब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, इस संख्या के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जितने भी गुणनखंड आएंगे उनको हम गुणा करके जो भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या निकलेगी उसको बाहर कर लेंगे, बस। बाकी जो भी संख्या बचेगी उससे भाग दोगे, 100% पूरा पूरा कट जाएगा। हमें सिर्फ घनमूल वाली संख्या चाहिए था, घनमूल वाली संख्या 216 आई थी, सीधे यहीं से बता देंगे इसका आंसर 6 होगा। आपको घनमूल अगर तेजी से याद होंगे कुछ संख्याओं के 1 से लेकर 30 तक के, मतलब तभी जल्दी से कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 136 नंबर लिखा हुआ है, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, तो बताइए संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए 136 नंबर, इसको भी अगर हम बाई ऑप्शन से लगाएंगे ना जल्दी लग जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, ये सारी संख्याओं का हमारा वर्गमूल निकल आएगा। चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं, लिखा हुआ है एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से। चलिए धनात्मक संख्या अगर धनात्मक संख्या मान ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, ठीक है ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों 4 आएगा। कह रहा है 30 अधिक है, भैया ये तो 16 रुपए, इसके पास 4 रुपए है, तो 12 रुपए अधिक है, ये तो हो ही नहीं सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा चेक करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल दूसरा वाला चेक करते हैं। संख्या अगर 36 लेते हैं दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालेंगे 6, इसके पास 6 रुपया, इसके पास 36 रुपया, जाहिर से बात है इसके पास 30 रुपया ज़्यादा है, क्वेश्चन में भी बोला गया है 30 रुपया अधिक है, यानी इसका जो सही ऑप्शन हमारा यहीं से पता चल जाएगा, बी। इन सवाल जब ऐसे आए वर्गमूल इतने से अधिक है, ठीक है ना, तो इनको ऑप्शन से लगाइएगा। अगर आप एक्स मान के लगाएंगे ना तो द्विघात समीकरण बन जाएगा और काफ़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपको टाइम की भी बचत रखना है, ठीक है ना, तो इसी पैटर्न पे लगाइएगा बाई ऑप्शन से, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहते हो कौन सवाल ऑप्शन से लगते हैं, आप जो प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा किन सवालों में ऑप्शन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। 137 नंबर देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। देखिए दोस्तों कैसे करना है, पूछा गया 15 और 14 के वर्गों, ठीक है ना, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 14 का अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो 196 होता है दोस्तों, जोड़ेंगे तो 421 आएगा। कितना आया 421। अब इसमें बोला गया 421 में से कितना जोड़ें, ठीक है ना, 421 में से कितना जोड़ें, ठीक है ना, ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अब देखिए दोस्तों 400 हमें 21 में हमें नहीं पता है कितना जोड़ें, लेकिन हमें पता है 421 के बाद अगली संख्या जो पूर्ण वर्ग वाली आती है वो 441 होती है। 441 यानी इक्या, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 21 आएगा, यानी 21 का स्क्वायर होता है 441,
ये तो पता है, आप थोड़ा सोचेंगे 421 के बाद जो अगला नंबर परफेक्ट नंबर का आता है वो 441 होता है। 421 से 441 में पहुंचने के लिए कितना जोड़ा गया है, आप इसी को घटा लेंगे। एक में एक गया जीरो, चार में दो घटाएंगे दो, दोस्तों कितना आया 20। यानी इसका जो सही आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी नंबर। 421 में अगर 20 जोड़ देंगे 441। ऐसे सवालों को भी ऑप्शन से भी लगा सकते हो, यहाँ पर तो ऑप्शन का यूज ही नहीं किया। 15 और 14 के वर्गों का योग बोला तो हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद देखा तो हमारा 421 आया। हमें पता है इसके अगला नंबर 441 ही होता है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ संख्याओं के पूर्ण वर्ग अगर अच्छे से याद है ना, तभी तेजी से कर पाएंगे। रेलवे के एग्जाम में दोस्तों कैलकुलेशन होती है, सवाल छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए आप कैलकुलेशन वाले सवालों में स्क्वायर और ये घनमूल कुछ संख्याओं की अगर याद कर लेंगे तो आपकी टाइम की बचत होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े सवाल नहीं आते हैं, ये चीज को आप विशेष ध्यान में रखिए, आते हैं छोटे। यहाँ पर पूछा गया 138 नंबर, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करिए। जब भी दोस्तों संख्याओं के वर्गों के योगफल की ज्ञात करें तो हम आपको फार्मूला नहीं बताएंगे। सिर्फ ऐसा देखिए, फार्मूला में बहुत झंझट होती है, बहुत लोग भूल जाते हैं परीक्षा के टाइम पे, सर कितने फार्मूला याद करें। जब भी वर्गों का योगफल पूछे, ध्यान से सुनिएगा, जब भी वर्गों का योगफल पूछे, कहाँ तक पूछ रहा, 9 तक, तो 9 लिख लो। जहां तक पूछेगा वो संख्या लिख लो, उसके आगे वाली संख्या लिख लो, दोनों गुणा कर दो। दोनों गुणा तो कर दिया, अब अगला स्टेप क्या होगा, इन्हीं दोनों को योग यानी इन्हीं दोनों का योग जो होगा उसके आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे। यानी 9 10 जोड़ेंगे यानी 19, आगे 19 लिख देंगे, बस आपको अच्छे से भाग दे देना है। जब भी संख्या के वर्गों का योगफल पूछे, हमेशा याद रखिएगा, जितनी संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछे, पहले वो संख्या लिखेंगे, उसके आगे वाला नंबर लिखेंगे, और फिर इन दोनों का जितना योगफल होगा इसी के आगे गुणा कर देंगे, अब 6 से भाग देना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, दो त्रिका होता है कितना, 6, और दो पंचे होता है 10, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तीन त्रिका 9 होता है, तीन पचे 15, 15 गुणे 9 करेंगे तो 15 नहीं कितना होता है, 45 होता है। अब 15 कम 15 नहीं क्या होता है, 45। अब 15 कम 15, ठीक है ना, कहीं गलत तो नहीं हो गया, 5 त्रिका 15, ठीक है। 15 नहीं है, 15 नहीं है, 135 होता है दोस्तों, हासिल लगेगा 13। अब 15 एकम 15, अब 15 और जो 13, ठीक है ना, 15 13 अगर हम जोड़ेंगे तो 28 आएगा, कितना आएगा 28। यानी इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी के साथ जाएगा, 285 होगा, ठीक है ना। 15 और 19 यानी 19 पंचे, ठीक है ना, 15 नहीं है 135 होता है ना, और 13 हासिल हो गया, 15 एकम 15 13 28। समझ गए होंगे, जब भी वर्गों का पूछे ऐसे करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फिर आ गया वर्गों का योगफल। अब इस सवाल को लगाने से आपको जो डाउट है ना क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया 10 तक की संख्याओं का, सबसे पहले आप 10 संख्या तक पूछा गया 10 नंबर लिख लीजिए। इसके आगे वाला नंबर होता है 11, एक बढ़ा देंगे, फिर आपको करना क्या, इन दोनों को जितना योगफल होगा आगे से गुणा कर देंगे, अब भाग देना है हमको 6 से, बस हो गया। कोई फार्मूला नहीं हम रटा रहे हैं, ये वर्गों का योगफल जितनी भी संख्या का पूछे वो पहले संख्या लिखिएगा, उसके आगे वाली संख्या और इन दोनों का जो योगफल होगा गुणा कर दीजिएगा, अच्छे से भाग दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए दोस्तों काट के देखते हैं, दो तिरका 6 होता है, दो पंचे 10 होता है, इसे काटेंगे। और कट रहा है क्या, दो तिरका 6 होता है, देखिए कैलकुलेशन हम बहुत गलत करते हैं। तीन एकम तीन, तीन सत्ते 21 होता है, 11 सत्ते 77, 77 में से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 38, 385 नंबर, यानी इसका ऑप्शन होगा सही सी नंबर। समझ गए होंगे दोस्तों, हम ना बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों, इस तरीके के वर्गों का योगफल कभी गलत मत करिएगा। 140 नंबर देखिए, लिखा हुआ है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। अब आप करना क्या, 256 ऐसे लिख लीजिए, इसको इस तरीके से निकालिए, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16, तेजी से, दो छक्का 12, दो चौको 8, फिर दो से, दो तिरका 6, दो दूनी 4, फिर दो से, दो एक कम दो, दो छक्का 12, फिर दो से, दो अट्ठे 16, ठीक है। फिर दो से काटोगे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। फिर दो से काटोगे, दो दूनी 4, फिर दो से, दो एकम दो। अब देखिए ये एक वर्ग बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, चार तो बना ही लिया ना, चार वाला ऑप्शन मत टिक करिएगा, क्योंकि एक खुद ही पूर्ण वर्ग होता है, इसको भी काउंट करेंगे, यानी चार तो ऐसे आपको दिख ही रहे थे, एक और, यानी टोटल हमारे कितने हो गए, 5। ऐसे सवालों में बहुत लोग चार में टिक कराते हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक एक तीन चार ही तो बना रहा था, लेकिन इसको दिमाग में लोग भूल जाते हैं। एक हमारा यूनिवर्सल फैक्टर होता है, ठीक है ना, और एक हमारा हर संख्या का वर्ग होता है। एक तो हमारा मान
सकते हो कि सभी जगह लगभग लगभग काम करता है। तो एक को भी काउंट करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सवाल एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करेगा ना तो गलती कर देते हैं आप सभी लोग, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा, पहला ऑप्शन होगा ए नंबर, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। अब देखिए आपको जोड़ना है 7864 में से क्या हम पूर्ण संख्या, छोटी से पूछा ना, न्यूनतम संख्या। अब देखिए सबसे न्यूनतम संख्या 57 है, अगर 57 जोड़ के देखिए, इसको भी बाई ऑप्शन से लगाएंगे, ठीक है ना। 7 4 11 होता है, 6 5 11, 1 12 होता है, ठीक है ना। 8 1 9 होता है, 7, ये हमारा आ गया 7921। अब हमें ये देखना है 141 नंबर, 7921 क्या किसी का वर्गमूल होता है? नहीं, ठीक है ना। 57 जोड़ने पे हमारा कितना आया, यहाँ पर 141 नंबर, यहाँ पर जोड़ने पे कितना आया 7921, जो कि पूर्ण वर्ग है। देखते हैं क्या ये पूर्ण वर्ग है, इसको आप तेजी से निकालेंगे। अगर ये पूर्ण वर्ग निकाल आया, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 7921 आया है, याद रखिएगा 7921। इसको चेक कर लेते हैं तेजी से, क्या ये पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ पर देखिए 8 लिखेंगे, 9 नहीं है 81 ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 64 होता है। 9 में 4 घटाएंगे 5 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 21 लिखेंगे और यहाँ पर 8 8 16, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा हमारा, अगर ये 9 बार जाता है, ठीक है ना, ठीक है, देखते हैं 9 बार जाता है कि नहीं जाता है। 9 यहाँ लिखिएगा, 9 नहीं है 81 होता है, 9 छः का क्या होता है 54, 54 और 8, 54 और 8 जोड़ेंगे तो 62 होता है, 9 कम 9 और 9 छः 15, यानी बिल्कुल कट गया। इसका मतलब दोस्तों ये ही संख्या हमारी निकल आई ऑप्शन से बी नंबर। क्योंकि देखिए पूछा गया था ना किस न्यूनतम संख्या को जोड़ें, सबसे पहले सबसे न्यूनतम संख्या को पकड़ेंगे और इसमें जोड़ के देखेंगे, और फिर पूर्ण वर्ग निकालेंगे। अगर निकल आया तो वर्गमूल कुल मिला के निकालना होता है, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग का मतलब। अगर वो संख्या पूरी पूर्णांक रूप में आ गई तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो फिर हम 61 और 71 से चेक करते हैं। ये ऑप्शन से लगाने वाले प्रश्न, रेलवे में हमेशा इसी टाइप के सवाल पूछता है। बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं ऑप्शन से लग जाते हैं। 142 नंबर देखिए लिखा हुआ है, एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यदि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करिए, ठीक है ना। समझ गए होंगे क्या पूछना चाहता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 4050 से कह रहा है गुणा, सबसे पहले आपको क्या करना है, 4050 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से काटम पीटम करिएगा 2 से, इस तरीके से, और जितने इधर वाले संख्याएं वही होता है, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। इसके आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड हम आपको लिख के दिखा देते हैं कौन कौन से आएंगे, आप ये घर पे कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके आएंगे 2 गुणे 3, ठीक है ना, गुणे 3, और फिर आएगा 3, ठीक है ना, फिर 3, और फिर 5 गुणे 5, ये संख्याएं आपकी आएंगी। इनका दोस्तों गुणा करोगे तो आपका यही संख्या आ जाएगी 4050। इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम फिल होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों पूर्ण वर्ग बन जाए, एक तो ये बन ही रहा है, एक ये भी बन रहा है, एक ये भी बन रहा है, ठीक है ना, ये तो हमारे बन ही रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक संख्या कम पड़ रही है, कौन सी, 2, ठीक है ना, 2 कम पड़ रही है। इसका मतलब 2 अगर एक और होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। इसका मतलब जो 4000 हमारा 50 है ना, 4000 जो 50 लिखा हुआ है, इसी में दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8100। 8100 तो नहीं पूछा गया, पूछा गया इस संख्या का वर्गमूल बताइए। फिर से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 90। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, सी नंबर। दोस्तों रेलवे में बस कैलकुलेशन होती है, सवालों में कोई दम नहीं होती है। अगला देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग देखिए ये दशमलव, दशमलव के 2 अंक में है ना, तो 0.3 इंटू 0.3 जब हम करते हैं तो यही तो हमारा आता है 0.09। ये बाकी नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे। चलिए इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कितना, ये 10 सेकंड से सवाल ज़्यादा नहीं है और 5 सेकंड में ही लग जाएगा। यहाँ पर पूछा गया मूल्यांकन करें, ठीक है ना, जब भी सीरीज प्लस में जाए, ठीक है ना, तो इसके हमें 2 ऐसे गुणनखंड तोड़ने होते हैं जिनका अंतर हमेशा 1 का बना है। यानी 30 को लिखेंगे 6 गुणे 5, इनमें डिफरेंस हमेशा 1 का आना चाहिए। जो भी संख्या प्लस में लिखा है, जो संख्या बड़ी होगी वही इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। अब अगर यहाँ माइनस लगा दिया जाता, अब यहाँ अगर माइनस लगा दिया जाता
तो तोड़ेंगे उसी प्रकार 30 को दो टुकड़े करेंगे जिनका अंतर एक आना चाहिए, गुणा करने पर तो 30 होना ही चाहिए। अगर माइनस लगा है तो जो छोटा नंबर होगा ना वो वाला हमारा आंसर जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तब हम बताते हमारा पहला ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ प्लस है तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं, ठीक है ना। अब पूछा गया है सर्वाधिक भाजक होते हैं, सर्वाधिक भाजक का मतलब होता है गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। मतलब फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टरों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना है। गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना तो आता ही होगा, ठीक है ना। नहीं आता तो चलो एक थोड़ा सा हम सिंपल बता देते हैं। 156 के दोस्तों जब प्राइम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो आपके आएंगे 2 की पावर 2 और 3 और गुणते 13, ठीक है ना। इनकी पावर में मान लो एक एक और लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, जो पावर होती है ना सबसे पहले इनको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं, यानी 2, 3 और 13 हमारे प्राइम नंबर हैं। इनकी जो भी पावर होती है उसमें एक बढ़ाएंगे, दो में से एक बढ़ाएंगे दोस्तों 3 आएगा, एक में एक जोड़ देंगे यानी एक बढ़ा के लिखते हैं 2, एक में फिर बढ़ाएंगे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी इसके जो गुणनखंड होंगे 156 के कितने आए हमारे 12 आए। इसी प्रकार सभी संख्याओं के निकालेंगे, जिसके गुणनखंड ज्यादा होंगे वही हम बोलेंगे सर्वाधिक भाजक है। सबसे बड़ी संख्या आपको 240 दिख रही है, इसका मतलब इसी गुणनखंड हमारे ज्यादा आएंगे। 240 के दोस्तों जब गुणनखंड आप निकालेंगे, ठीक है ना, तो इसके हमारे आएंगे 2 की पावर 4, ठीक है ना, और 3 आएगा 5 आएगा। जब देखिए इसके ऊपर भी एक लिख लेंगे, 4 में से एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, इसका करेंगे तो 2 आएगा, इसका करेंगे 2, 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी इसी के सबसे ज़्यादा गुणनखंड आएंगे। आप घर पे करके चेक कर लीजिएगा। जिन्हें गुणनखंड अगर निकालना नहीं आता है तो आप इनके पहले अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिएगा। अगर 2 4 बार आया है तो उसको पावर में ऐसे लिख लीजिएगा, 3 एक बार आएगा तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, 5 अगर एक बार आया ऐसे, और जितनी पावर दिया है उन्हीं में से एक एक बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणनखंडों की संख्या निकल आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक वाला है, बहुत आसान प्रश्न है। जब भी किसी संख्या के आखिरी में एक लगा होता है, 0, 1, 5 और 6, अगर कभी भी आपको किसी भी संख्या के लास्ट में दिख जाए, लास्ट का मतलब होता है आखिरी में, अगर ये अंक लिखा दिख जाए और उसकी पावर चाहे 1000 हो चाहे 100 करोड़ हो, कुछ भी लिखा हो, उसका हमेशा आखिरी वाला अंक 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5, 6 का 6। यहाँ पर एक एक की बात कर रहा है, पावर से कोई लेना देना नहीं है, सीधे इसका आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। अब देखिए 147 नंबर में पूर्ण वर्ग पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए 729 के दोस्तों गुणनखंड आप तेजी से ऐसे निकाल लेंगे। जब गुणनखंड आप निकालेंगे तो आपके कितने आएंगे हम आपको बता देते हैं। जब इनको आप निकालेंगे ना तो यहाँ पर देखिए 3 × 3 ये 9 का क्यूब होता है ना, 9 का क्यूब होता है। आप ऐसे समझिए ना, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग, अच्छा वर्ग पूछ रहा कोई बात नहीं, 9 का क्यूब तो होता ही है, ये 9 × 9 यानी कितनी बार होगा, 3 बार होगा। अब देखिए ये तो पूर्ण पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, यानी 3 × 3 तो होता ही है ना। तो ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, 9 का क्यूब तो होता ही है 729, 3 हो गए। तो पूछा गया कितने पूर्ण वर्ग है, 3 होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कितने, यहाँ पर कितने गुणक सम संख्याएं, गुणक सम संख्याएं इसका मतलब ये पूछ रहे हैं इवन फैक्टर, क्या पूछ रहे हैं, इवन फैक्टर पूछ रहे हैं। इवन फैक्टर का दोस्तों मतलब होता है सम गुणनखंड, क्या होता है, सम गुणनखंड पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सम गुणनखंड। देखिए सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जब भी सम गुणनखंड पूछे तो एक तो बेसिक तरीका होता है कि टोटल पहले सबके गुणनखंड निकाल लो, सबकी पावर में एक एक बढ़ा गुणा कर लो, और जितने हमारे ये ऑड वाले होंगे उनको घटा के निकाल सकते हैं। लेकिन हमें डायरेक्ट निकालना, इतना एग्जाम में समय नहीं होता है कि उसको हम दो तरीके से लगाएं। जब भी सम वाला पूछे ना तो जिसका सम वाली संख्या लिखी है उसकी पावर में मत बढ़ाइएगा एक, उसको वैसे ही रखिएगा 8, बाकी सब में एक एक बढ़ा देंगे। इस चीज को याद रखिएगा, जब सम वाला पूछेगा ना तो सम वाले पावर में ऐड नहीं करना है, बाकी सब में एक एक ऐड करेंगे, इनकी पावर में एक ऐड करेंगे। जब भी गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं ना तो अभाज्य संख्याओं में तोड़ने के बाद उनकी पावर में एक एक बढ़ा के गुणा किया जाता है। इसके पहले हमने 2 3 सवाल में बताया है। 2 में से दोस्तों एक बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 3, 3 में से एक बढ़ाएंगे तो 4 आएगा, 5 में एक बढ़ाएंगे 6, सभी का दोस्तों गुणा कर लेंगे, 8 × 3 = 24 होता है।
और 4 × 24 होता है। 24 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। कितना आएगा? 576। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर होगा। 146 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 148 नंबर है दोस्तों, सॉरी 148 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर विषम पूछा गया। विषम का जब पूछेगा ना तो सम वाले नंबर को हटा देते हैं। जब भी विषम का पूछेगा तो सम वाले नंबर को हटा देते हैं। अब इसमें देखेंगे 3 की पावर 5, 5 की पावर 4, 7 की पावर 6। सिर्फ विषम वाले में सिर्फ विषम संख्याएं लेते हैं। जब सम का पूछेगा ना तो सारी संख्याएं लेते हैं, लेकिन सम वाले पावर में से नहीं बढ़ाते हैं। इस चीज को समझ गए होंगे। विषम वाला पूछा है, 5 में से 1 जोड़ेंगे दोस्तों 6। पावर से मतलब है 5 वाली पावर में से 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 7 आएगा। गुणा कर लीजिए, 6 × 5 = 30 × 7, यानी इसका आंसर 210 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 210। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद 151 से 175 तक और फिर 176 से 201 तक सारे आपके नंबर सिस्टम यूथ पब्लिकेशन के खत्म कर देंगे। चलिए 2 वीडियो और बचे हैं, वो भी करा देंगे। 213 के पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा? ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इस सवाल में अंतिम अंक पूछा है। जो पावर लिखा हुआ है ना उसी में से पहले 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? भागफल। ठीक है ना, 4 का भाग देंगे तो भागफल, भागफल नहीं, हमें शेषफल से मतलब होता है। 4 का भाग दोस्तों 6 में देंगे, 4 एकम 4, ठीक है ना, शेषफल 2 आया। यानी इसका मतलब 3 की पावर जो भी होगा ना, 3 की पावर जो शेषफल आया है आखिरी वाली संख्या में पावर के रूप में लिख देंगे। जो 4 का भाग पावर वाले में दिया भाग, जो भाग आया शेषफल वही आखिरी वाली यूनिट जी 3 की पावर में लगा देंगे। शेषफल 2 आया, 3 की पावर 2 है तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? अंतिम अंक 9 आएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सभी लोगों को समझ में आया हो या कोई कमियां दिखी हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार देखें हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।